यक्ष ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, वहां ईश्वर की मूर्ति देखकर उसे एक युक्ति सूझी। यक्ष पहले से ही मूर्तिकला में निपुण था। उसने सोचा कि अगर वो अपनी पत्नी की मूर्ति बनाना शुरू कर दे तो उसका समय बहुत ही आसानी से व्यतीत हो जाएगा। इस तरह यक्ष ने जंगल से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाना शुरू कर दिया और प्रतिदिन वो मिट्टी को गीला करके उसके कंकड़ इत्यादि निकालने लगा। फिर यक्ष ने सूखी घास खोजना शुरू किया। सारा सामान ढूंढने के बाद यक्ष ने लकड़ी के टुकड़ों से मूर्ति का बाहरी ढांचा तैयार किया और उस पर मिट्टी का लेप लगाना शुरू कर दिया। यक्ष प्रतिदिन ताजी मिट्टी और घास लेकर आता और अपनी पत्नी की मूर्ति बनाता। अपने दैनिक कार्यों से जैसे ही यक्ष को समय मिलता, वो मूर्ति बनाने में लग जाता। मूर्ति का एक एक अंग बनाते हुए यक्ष एक गीत गुनगुनाता। कलम आज नग्न है, विचार ध्यान मग्न है, लिखूं तो आज क्या लिखूं, कल ही जो कृतघ्न है। समीप है ये द्वीप जो, सौंदर्य से है प्रदीप जो, लिखूं तो आज क्या लिखूं, है सोच बस समीप जो। हरे भरे घने घने, लहर लहर इधर उधर, लिखूं तो आज क्या लिखूं, है भाल तक बिखर बिखर। जो देखते हैं अनुपम हैं बड़े बड़े, लिखूं तो आज क्या लिखूं, हूँ मुग्ध में खड़े खड़े। फिर तीक्ष्ण सी ढलान है, खोहों पर विद्यमान है, लिखूं तो आज क्या लिखूं, ये तेरा स्वाभिमान है। कोमल कमल सम्मुख सरे, नरम नरम भरे भरे, लिखूं तो आज क्या लिखूं, है कर मेरे डरे डरे। गुलाब पंखुड़ी सी सम, अधर्म है विराम कम, लिखूं तो आज क्या लिखूं, प्रतीत है कि जैसे भ्रम। थोड़ी थोड़ी जटिल सी है, अंत में सलिल सी है, लिखूं तो आज क्या लिखूं, अब थोड़ी मुश्किल सी है। ढाल है सुडोल सी, नाभिक भी है बेजोड़ सी, लिखूं तो आज क्या लिखूं, प्रशंसकों की होड़ सी। करूं कि क्यों नहीं करूं, ये दूरदर्शी छाप है, लिखूं तो आज क्या लिखूं, तलों में काफी ताप है। शिव की शेष आकृति, जीवन की सूचकृति, लिखूं तो आज क्या लिखूं, अंकुश में ना है ये मति। नक्शिक देख धन्य हूँ सव्य ना ही वन्य हूँ, लिखूं तो आज क्या लिखूं, समीक्षा से नगण्य हूँ। कलम आज नग्न है, विचार ध्यान मग्न है, लिखूं तो आज क्या लिखूं, कर ही जो कृतघ्न है। तो इस तरह से समय बीतता गया और यक्ष की मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो गई। लेकिन अब तक आषाढ़ माह आ चुका था और हल्की फुल्की फुहारें यक्ष की पत्नी की मूर्ति पर पड़ने लगी थी। यक्ष ये इशारा बखूबी समझ रहा था। उसे मालूम था कि उसकी पत्नी उस पर परस्त्री के साथ संबंध होने का संदेह करती है। इसी कारण उसकी पत्नी की मूर्ति क्षीण होना चाहती है। अचानक आषाढ़ के माह में पर्वत की चोटी पर एक बादल को देखकर यक्ष के मन में एक और युक्ति सूझी। वह अपनी पत्नी की चिंता, पीड़ा और संदेह का अंत करना चाहता था। उसने उस मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी तक संदेश भेजने की बात सोची। उसने मेघ को प्रसन्न करने के लिए उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। हे मेघ, इस संसार, पुष्कर और आवर्तक नामक बादलों के कुल में ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम देवराज इंद्र के दूत हो। तुम अपने मन के अनुसार अपना रूप बदल सकते हो। मैं अपनी पत्नी की याद में व्याकुल हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूं, मेरी विनती सुन लो। तुम तो तपे हुए प्राणियों को शीतलता देते हो, फिर मुझ जैसे अभागे पर भी अपनी शीतलता प्रदान करो। मेरा संदेश लेकर तुम मेरी पत्नी के पास अलकापुरी जाओ। परंतु क्या मेघ ने यक्ष की बात मानी? यदि मेघ यक्ष का संदेश उसकी पत्नी तक ले जाना भी चाहे तो उसे किस मार्ग से गुजरना होगा? यक्ष मेघ को मार्ग बताने का कौन सा उपाय ढूंढेगा? यक्ष के वियोग में उसकी पत्नी की दशा कैसी हो रही होगी? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेघदूत श्रृंखला से जुड़े रहें।